क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है कि देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चन यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल के अंत में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर नहीं दिया गया। अब अगर इसमें देखें तो यहाँ पे लिखा है अ ग्रेट मेनी, और आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है वर्ब। इसका मतलब है कि इन जनरल हमें पता है कि देयर के साथ जो भी वर्ब प्रयोग होती है, इसका मतलब इसके सामान्य स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो देयर के साथ जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट ये वाला होगा। इसका मतलब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब को होगी सिंगुलर कंडीशन में होगी। जैसे मैंने कहा देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस और देयर आर 5 ट्रीज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने 5 ट्रीज बोला तो यहाँ वर्ब क्या होगी, आर हो गया। जब मैंने कहा देयर इज़ अ ट्री, तो ऐसी स्थिति में क्या आया, इज़ आ गया। तो यहाँ पे वर आया है, तो कहीं न कहीं ये क्लियर हो रहा है कि लिखा है अ ग्रेट मेनी। क्या लिखा है, अ ग्रेट मेनी। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें ध्यान देना होगा कि मेनी हो, अ ग्रेट मेनी हो या गुड मेनी हो, इनके साथ जो भी नाउन प्रयोग किया जाता है वह प्रत्येक दशा में प्लूरल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आगे यहाँ पे भी देख लो विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड। इसका मतलब प्रश्न क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन की जगह क्या होना चाहिए था, क्वेश्चंस होगा। गलती किस में है, ए में है। क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए, क्योंकि आगे भी लिखा है विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड। इसका मतलब क्वेश्चन एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे भी तो वर आया है, लास्ट में यहाँ पे भी वर का प्रयोग हुआ है। तो ये लाइन क्लियर हो गई कि हमें पता है। आगे हम आपको प्रोनाउन बताएंगे कि विच का यूज़ सब्जेक्टिव केस में कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे करते हैं। तो अगर सब्जेक्टिव केस में विच का प्रयोग हुआ है तो विच के बाद प्रयोग होने वाली वर्ब हमेशा विच के पहले वाले एंटीसीडेंट के अनुसार होना चाहिए। एंटीसीडेंट का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन के बजाय क्वेश्चंस होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड इन वानखेड़ा स्टेडियम। इसका मतलब है कि सीरीज़ ऑफ मैचेस खेला जा रहा है। कहाँ पे खेला जा रहा है, वानखेड़ा स्टेडियम में। तो देखो सीरीज़ ऑफ, जैसे सीरीज ऑफ से पता चल रहा है कि ये एक कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा है। जैसे आप बोलते हो अ ग्रुप ऑफ हो गया, फिर आपने बोला अ गैलेक्सी ऑफ बोल दिए, फिर आपने बोला अ काइंड ऑफ आपने बोल दिया, फिर आपने बोला अ वैरायटी ऑफ बोल दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ काइंड ऑफ से तो हम अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप बोल दो अ सीरीज़ ऑफ, फिर आपने बोल दिया अ बुके ऑफ, फिर आपने बोल दिया बंच ऑफ, तो ये सब किसको डिनोट कर रहे हैं, कलेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। और कलेक्शन को डिनोट करेंगे तो कलेक्टिव नाउन। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत मानते हैं, और इन जनरल इसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर कंडीशन में मानते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं अ सीरीज़ ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ बंच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल में आता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर में आती है। तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या होना चाहिए था, इज़ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अ सीरीज ऑफ मैचेस इज़ बीइंग प्लेड इन वानखेड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है सारा हैज़ गिवन मी 6 डजन पेन्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़। इसका मतलब है कि सारा ने मुझे 6 दर्जन पेन्स दिया। किसके, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के। तो अलग वैराइटीज़ के सारा ने मुझे 6 दर्जन पेन दिए। तो ध्यान दीजिए, अभी पहले हमने किया था डज़न के बारे में ही क्वेश्चन हमने किया था। तो डज़न की कंडीशन क्या होती है कि डज़न हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, अगर इनके पहले कोई डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर इनका प्रयोग, इनके पहले इनका प्रयोग किया जाए तो ऐसी स्थिति में इन्हें कभी भी प्लूरल में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 6 डजन्स के स्थान पे क्या होना चाहिए, 6 डजन होगा। क्या होगा, 6 डजन। तो गलती किस पार्ट में है, गलती जो है वो बी पार्ट में है। किस में है, बी पार्ट में है। तो यहाँ पे 6 डजन्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़, यहाँ पे ए बी सेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हो, बी यहाँ पे कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सारा हैज़ गिवन मी 6 डजन पेन्स ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़
फिर ये क्या है, सी पार्ट में था, फिर ये क्या है, नो एरर। इसका मतलब डजन के स्थान पे क्या होगा, डजन्स के स्थान पे क्या होगा, डजन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, लिखा है इट इज़ नेवर माई बिजनेस, ये मेरा कोई कभी बिजनेस नहीं रहा है, टू गिव एन एडवाइस टू दोज, कि ऐसे लोगों को एडवाइस दिया जाए जो हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, कि ऐसी इतनी सेंसिबल ना हो कि वो अपनी खुद ही समस्या से निपट सकें या अपनी समस्या का समाधान या हल ढूंढ सकें। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। ये देखिए एडवाइस क्या है, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आपको याद होगा हमने लिखवाया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, दिखने में भी सिंगुलर होते हैं और उन्हें सिंगुलर माना जाता है, और उनको उनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। उसमें हमने हेयर को भी बताया था, इन्फॉर्मेशन भी बताया था, उसी तरीके से ज्वेलरी, सीनरी, मशीनरी, इसमें एडवाइस भी इंक्लूडेड था, मनी था, पोइट्री था, ज्वेलरी था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब अनकाउंटेबल नाउन होंगे और इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गलती किस में है, गलती बी पार्ट में है। क्या गलती है, एन का प्रयोग नहीं होगा। ये बात ज़रूर है कि अगर इनसे सिंगुलर का भाव प्रकट करना हो तो अ काइंड ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, एन आइटम ऑफ जैसे शब्दों का प्रयोग इन कुछ नाउन्स के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे अ काइंड ऑफ एडवाइस भी आप बोल सकते हो। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो गलती किसमें, बी पार्ट में है। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें यानी 10 की बात करते हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, मैं नहीं सोचता हूँ या मैं नहीं इस बात को सोचता हूँ कि ये तुम्हारा घर है। इट इज़ समबडी इल्स, इसका मतलब है कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता हूँ ये तुम्हारा घर है, बल्कि ये किसी अन्य का है। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे समबडी का प्रयोग हुआ है। देखिए तो समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सभी के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। लेकिन अगर समबडी, नोबडी, एक्सेट्रा के साथ अगर इल्स का प्रयोग कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इल्स का प्रयोग कर दिया जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम समबडी, नोबडी, एक्सेट्रा के साथ नहीं करते, बल्कि इल्स के साथ होना चाहिए। तो करेक्ट क्या होगा, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी इल्स। तो यहाँ पे आप इल्स लिखोगे और इल्स लिखने के बाद इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होना चाहिए। आशा करता हूँ आज आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।